नमस्कार, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम बात करेंगे आपके सवालों की। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तरीका आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। मुंबई स्टूडियो से अभिषेक और प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अब चलिए शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मार्केट पर एक नज़र डाल लेते हैं। और बाजार में आज बेहद ही छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। निफ्टी पर नज़र डालेंगे तो करीब 45 अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी करीब 97 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है, लेकिन हरे निशान में। और अगर अभी मौजूदा हालात देखेंगे तो अपने दिन के ऊपरी स्तर पर बाजार इस वक्त कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी अच्छी तेजी आई है। मार्केट रेट भी अच्छा है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है। ज़्यादातर शेयर्स आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में आज ट्रेड कर रहे हैं। और आज मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक से भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा योगदान है। निफ्टी में अगर चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो BPCL आज मजबूत है। उसके बाद सिप्ला, सन फार्मा, LNT और पावर ग्रिड में आज अच्छी मजबूती हम देख रहे हैं। वहीं गिरने वाले शेयरों में HCL टेक, बजाज फाइनेंस, HUL, ब्रिटानिया और एशियन पेंट्स ये हल्की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। तो यह है बाजार का मौजूदा एक्शन। और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो फार्मा, रियल्टी, ऑटो स्टॉक्स आज काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं IT और FMCG आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। उसके पहले हम आपको सवाल पूछने का तरीका भी बता देते हैं। आपके अगर कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए आप अपने सवाल पूछिए। साथ ही आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये फोन लाइन नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है स्वास्थ्यिका के गिरीश सुडानी और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। दोनों ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नेश, सबसे पहले आपसे मार्केट पर राय लेना चाहेंगे। अब हम एक्सपायरी को अप्रोच कर रहे हैं सीरीज की। तो क्या लेवल्स इस हफ्ते आप वॉच करेंगे? गुड मॉर्निंग पूजा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। ओवरऑल अगर सेटअप देखें तो अगर डेली वीकली चार्ट पे देखें तो निफ्टी ने हालांकि लोअर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है। अपने 50 दिन मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है डेली चार्ट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा वो 19,250 से 19,200 की रेंज रहेगी। अगर इसके नीचे अगर हम थोड़ा सा बंद करते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर जो रहेगा वो बढ़ सकता है, जो कि थोड़ा सा 19,000 तक के लेके आ सकता है। तो आज का दिन, आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बट ऊपर में भी 19,500 19,600 के ऊपर जब तक हम नहीं निकले, जब तक ये जो मध्य आपका ट्रेंड थोड़ा-सा स्टार्ट हुआ, जो करेक्शन का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जब तक रिवर्सल नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा बाजार अभी ओवरऑल कंसोलिडेशन में के फेज में रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमने अभी तक जो तेज़ी देखी थी, वो थोड़ी-सी थमती हुई दिखेगी और स्टॉक स्पेसिफिक मूव पे बाजार आ जाएगा, क्योंकि निफ्टी थोड़ी-सी कमज़ोर हुई है और वहीं पे थोड़ा-सा बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा हमको सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। तो अब थोड़ा-सा जो पहले पैटर्न चल रहा था, बैंक निफ्टी कमज़ोर हो रही थी, निफ्टी स्ट्रॉन्ग हो रही थी, वो थोड़ा-सा रिवर्स हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा और बहुत ज़्यादा जो तेज़ी हमको जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव देखने को मिले थे, वो रुक जाएँगे बाजार में। ठीक है, तो ये है बाजार पर नजरिया रत्नेश जी की ओर से आता हुआ। चलिए अब दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ते हैं। नितिन है पंजाब से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। नितिन, गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। सर मेरे पास IRCTC के शेयर्स हैं 75 शेयर्स हैं 683 के रेट पे, और TCS के शेयर्स हैं 14 शेयर्स हैं 3586 के रेट पे। ठीक है, TCS के 14 शेयर हैं, कितने रेट पे? 3586, ठीक 3586। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो कोई खास नजरिया आपका लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं? सर शॉर्ट टर्म के लिए लिया था TCS, तो मुझे पिछले साल फरवरी से लिया हुआ, अभी तक रेट ही नहीं आया। 4000 पे लिया था, एवरेज करके 3586 रेट निकाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, गिरीश आपके पास आना चाहेंगे। बताएं क्या करना चाहिए TCS में, ख़ास तौर पे 14 शेयर इनके पास 3586 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है। देखिए टीसीएस तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने खुद ने देखा है कि आईटी सेक्टर एक रेंज बाउंड सिचुएशंस पे आ चुका था, एंड उसके बाद अब नाउ अगेन रीपुल बैक सिचुएशन पर है। तो टीसीएस को इनको होल्ड करना चाहिए। 3180 का एक स्टॉप लॉस यहाँ से स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता है कि वो हर्डल वो बेसिकली तोड़ेगा, बट उसके लिए इनको 3 से 4 महीने का एक टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा। अगले क्वार्टर के मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है, और इनके जो नए ऑर्डर रिवाइजेशन है वो भी स्ट्रॉन्गली आए हैं। तो इनको होल्ड करके रखिए। यहाँ से हमको 3790 और 3940 ये 2 लेवल दिखाई देते हैं अगले 3 से 6 महीने के टाइम। IRCTC पे भी इनको राय चाहिए। हालांकि इन्होंने 683 के लेवल पर लिया है फिलहाल।
650 के ऊपर ये स्टॉक है, क्या करना चाहिए? सर यह शॉर्ट टर्म है कि थोड़ा मिड टर्म है? चाहते हैं जी जी, शॉर्ट टर्म नजरिया ही चाहते हैं। शॉर्ट टर्म नजरिया है तो अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो 340 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। जो लेवल हर्डल्स हैं वो 600 सॉरी मैं मिस्टेक हो गई। 640 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। जो एक हर्डल है वो 673 का है। जैसे ही ये हर्डल क्रॉस कर लेता है 681 और 688 ये दो लेवल दिखाई देंगे अगले 3 से 4 दिन के टाइम फ्रेम के लिए। बट 640 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। स्टॉप लॉस IRCTC के लिए। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से सुनील कुमार का सवाल लेंगे और ये सवाल आया हमारे पास फेसबुक के जरिए। इनके पास ये पॉलीकैब के शेयर 24 और 2330 बहुत ही आकर्षक भाव पर लिए हैं, क्योंकि शेयर का भाव अब चल रहा है 5000 रुपये के ऊपर। इस पर गिरीश आप ही व्यू दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वायर वाली केबल वाला जो सेगमेंट है ना, पिछले 1.5-2 महीने से देखने काफ़ी गर्म है। 5000 रुपये से ऊपर के भाव हैं, रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास ये पॉलीकैब ट्रेड कर रहा है। अब चूंकि इनका पैसा जो है डबल से ज़्यादा हो गया है, तो क्या करना चाहिए? आंशिक मुनाफा वसूली कर लें या फिर अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है तो स्टॉप लॉस ऊपर करके निवेशित रहें? देखिए ये सही बात है कि मुनाफा तो बहुत अच्छा हुआ है, तो सबसे पहले तो बधाई कि इनको इतना अच्छा मुनाफा हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इनको अभी इमीडिएट पैसे की कोई जरूरत नहीं है, जो मेरा व्यू है वो 4640 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये होल्डिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा। 4640 का अगर लेवल आ जाता है तो ये एक बार का 50% अपना पोजीशंस बुक कर दें। अदरवाइज ये पोजीशंस को होल्ड करके रखें। 5270 और 5490 ये दो लेवल दिखाई देते हैं अगले 3 से 3.5-4 महीने के टाइम के लिए। ले लेते हैं हमारे साथ पंजाब से अगले दर्शक जुड़े हैं, राजकुमार। राजकुमार जी नमस्कार, किस टॉप पर सवाल है आपका, पूछिए। हेलो जी राजकुमार जी, आपको आवाज आ रही है, सवाल पूछिए अपना। हेलो मैडम, मेरे पास BPCL के 600 शेयर हैं, हेलो। 475 के। ओके, तो कितना इस- समय आप दे सकते हैं स्टॉक को? 1 साल दे सकता हूँ। और ठीक है रत्नी जी, आप सजेस्ट करिए 1 साल और दे सकते हैं। इन्होंने जो खरीदारी की थी वो थोड़ा ऊपरी लेवल पर कर दी थी 475 पर। आज हालांकि स्टॉक ऊपर है क्योंकि कच्चे तेल में भी तेजी आई है और इसकी वजह से हम देख रहे हैं करीब 2% ऊपर स्टॉक आज कारोबार भी कर रहा है। लेकिन करीब 71,000 का नुकसान इनको इस स्टॉक में हो रहा है। क्या करना चाहिए अब? 475 ये लेवल्स कब तक देखने को मिल सकते हैं? अभी 1 साल का समय और है इनके पास, बने रहना चाहिए, ये लेवल्स जल्दी दिखेंगे या फिर थोड़ा एवरेज करने की सलाह देंगे आप इनको? क्या करें स्टॉक इस लेवल्स पर? बीपीसीएल में कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन में हमको दिखाई दे रहा है और कंटिन्यू अंडर परफॉर्म कर रहा है बाजार से कंपैरिजन। तो हमारी तो सलाह अधिकतर इन शेयर में निकलने की रहती है। हालांकि इनका 1 साल का नजरिया और है, पर मेरे हिसाब से तो फिर रखने का सलाह नहीं है इनको। यहाँ पे स्टॉप लॉस है, फाइनल स्टॉप लॉस इनको बताना चाहूंगा 330 रुपए का फाइनल स्टॉप लॉस है, उसके नीचे तो इनको निकल ही जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी इनको जो इनका खरीदी भाव है 475 रुपए वो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो एवरेज करने की सलाह तो नहीं है, फाइनल स्टॉप लॉस लगा ले 330 रुपए का, उसके नीचे निकल। बिल्कुल, तो ये है BPCL पर नज़रिया और यहाँ पर आपको ख़ास राय मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। मुंबई से हमारे साथ शिल्पी जुड़े हैं, बताएं क्या है आपका सवाल? गुड मॉर्निंग, दिस इज सिल्की हियर। सर मेरे पास IOP के शेयर्स लिए हैं, 50,000 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 65 सॉरी। एक बार फिर से अपना वैल्यू जरा बताएं। 26.65 सर। ठीक है, IOB के ना? ये सर 50,000 स्टॉक है। या 50,000 है। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू के लिए सर। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू। गिरीश जी क्या करना चाहिए? 26 के लेवल पे इन्होंने लिया है और इनके लेवल से ऊपर है और अच्छी खासी क्वांटिटी में इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है 50,000। क्या करना चाहिए IOB में? IOB को होल्ड करना चाहिए क्योंकि जैसे कि हम ऐसा फंडामेंटल के तौर पे भी देख रहे हैं तो रिजल्ट्स लास्ट के दोनों क्वार्टर्स में बेटर ही आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी जो रिवाइजेशंस बुक्स आई थी वो भी इंक्रीज होकर आई थी। इन्होंने नए कासा के ऊपर नए मॉडल्स लॉन्च करे हैं एंड ओवरऑल बैंक का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। नई ब्रांचेस भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं इस बैंक के अंदर।
तो 37 से लेकर 38 का एक रेंज रखना चाहिए, 1 से 1.5 महीने का एक टाइम फ्रेम है। अगर इनका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है तो यहाँ से 50-55 का लेवल्स भी दिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी। बट एक एटलीस्ट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 22 रुपए के लेवल का इसके बाइंग से थोड़ा सा नीचे का लेवल है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, होल्ड करके रखें। आगे का लेवल थोड़े से स्ट्रांगली दिखेगा। आईओबी में भी निवेशित रहने की सलाह है। पंजाब चलेंगे, वहां से अशोक वर्धन का सवाल लेंगे और ये सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए इनके पास ही। And- इजी ट्रिप प्लानर्स के 500 शेयर हैं 45 रुपए के भाव पर। इजी ट्रिप हमने देखा था कि प्रमोटर ने महीने 1.5 महीने पहले अपनी थोड़ी सी स्टेक भी ऑफलोड की थी, और जो कि ब्लॉक डील की एक तरह से झड़ी लगी हुई है, एक सत्र चल रहा है स्पेशल वाला, तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अभी आज हम थोड़ी सी कमजोरी देख रहे हैं और इनके खरीद भाव से 5 रुपए नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है इजी ट्रिप का। लेकिन हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल थोड़ी सी रिकवरी निचले लेवल से करने की कोशिश की है। शेयर ने 35-36 रुपए तक ये गया था, वहां संभलता हुआ दिख रहा है। इस पर क्या भी होगा आपका रत्नेश जी? इजी ट्रिप कोई आप इसमें ब्रेकआउट फ्रेश देख रहे हैं या फिर अभी ये रेंज में ही रहेगा? नहीं, इस मैट्रिक में अभी हाल फिलहाल तो कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है। इसने ब्रेकडाउन दे दिया था 50 रुपए के नीचे, जब से इसमें कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बना हुआ है। हालांकि सपोर्ट पे जरूर काफी अच्छे सपोर्ट पे आ चुका है। 38 रुपए काफी अच्छा सपोर्ट है इसको महत्वपूर्ण। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि 37 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा ले। ऊपर में अभी कहीं पे भी 45 रुपए की इनकी खरीदी जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, तो 45 रुपए एक बहुत बड़ा इनका अभी मेजर हर्डल रहेगा। कहीं पे भी 44 से 45 रुपए के ऊपर निकलेगा तो इसमें एक जो टारगेट बनेगा वो 50 रुपए का बनेगा, तो वहां पे जरूर ये निकल जाए और 37 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है ईज माई ट्रिप में। अगला सवाल उत्तर प्रदेश से आया है हमें, SS पांडे। इनफैक्ट वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। जी, टाटा मोटर पे है। जी, हेलो ओके, कितना समय दे सकते हैं आप? जी, 3 इयर्स। चलिए, आपको अच्छा मुनाफा भी हो रहा है और आपकी खरीद भाव 275 थी। काफ़ी अच्छे समय पर लिया और उसके बाद हमने देखा टाटा मोटर्स जिस तरीके से एक के बाद एक नए लेवल्स छू रहा है। अच्छा मुनाफा आपको भी हो रहा है टाटा मोटर्स पर। रत्नेश जी, आपसे सवाल होगा, अब 3 साल का समय और दे सकते हैं, कोई चिंता वाली बात है, रुक जाए, या फिर थोड़ा मुनाफा बुक करने की राय देंगे आप? टाटा मोटर में हालांकि इनका नजरिया तो काफी लंबा है, 3 साल का, तो कहीं से कितना कोई दिक्कत तो नहीं है। पर फिर भी मैं तो इनको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा पार्शियली मुनाफा जरूर यहाँ पे बांध ले, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है काफी अपने लेवल्स और काफी की एवरेजेस से। तो एक थोड़ा पार्शियली मुनाफा बांध ले, बाकी इसमें 560 रुपए के स्टॉप लॉस से बैठे रहे। 3 साल का नजरिया तो काफी अच्छा लंबा नजरिया है, तो बिल्कुल इनको और मुनाफा यहाँ से आते हुए दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं है, टाटा मोटर्स अच्छा स्टॉक सिलेक्शन है आपका। बढ़िया मुनाफे पर भी हैं। चाहे तो आधा, अगर पैसों की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आधा मुनाफा आप बुक भी कर सकते हैं और 3 साल के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप टाटा मोटर्स में बने रह सकते हैं। हमें ट्विटर के जरिए हर्ष तिवारी ने भेजा है दिल्ली से, और इनका सवाल PCBL यानी कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड पे है। 1600 शेयर इन्होंने खरीदे हैं, 122 रुपए के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ और इनके लेवल से काफ़ी ऊपर अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर उन्हें होता हुआ। चलिए इस पर एक नज़रिया ले लेते हैं। गिरीश जी बताएं क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से लंबी अवधि का ही नज़रिया इनका होगा और लगभग 6 महीने पहले जिन लेवल पे लिया है, 6 महीने पहले की खरीद लगती है। देखिए, कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी के जो CAGR ग्रोथ रिपोर्ट्स भी आई हैं, हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर्स के नंबर्स देखे हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं। 60% का CAGR ग्रोथ बहुत अच्छा होता है कंपनी के लिए। बट अगर 156 का लेवल अभी ऑलरेडी चल रहा है, अगर ये 1 साल से 1.5 साल का व्यू है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें। एंड मुझे ये लेवल अगले 3 से 6 महीने के लिए 200 से 225 का लेवल दिखाई देता है। सो होल्ड करके रखें, बट एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके रखें नीचे। CBL में बने रहने की सलाह है, लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है मन इंफ्रा को लेकर कि मुंबई में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की योजना है और 5 साल में करीब करीब 4000 करोड़ रुपए की आय हो सकती है। इस प्रोजेक्ट से कंपनी ने ऐसी उम्मीद जताई है। 145 रुपए पर भाव चला गया है, 5% के आसपास की तेजी है, दिन की ऊंचाई पर कारोबार हो रहा है। और मन इंफ्रा हमने देखा है कि हाल फिलहाल इस शेयर में थोड़ी सी रौनक रही है। 52 वीक हाई 155 रुपए के आसपास का, उसके आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और हम मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे कुछ दिनों पहले, तो वो भी काफ़ी अच्छा साउंड कर रहे थे।
एक राय जरा इस पर रत्नेश जी, पहले मन इंफ्रा पर दीजिए, फिर बाकी अपने दर्शक के सवाल को लेंगे। मन इंफ्रा 146 का भाव है, अच्छी तेजी, इस भाव पर लेना है या फिर थोड़ा नीचे आए तो? मान इंफ्रा में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था यहाँ पे जुलाई महीने में, और अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखने को मिली थी रिसेंटली। एक हाई से थोड़ा सा करेक्शन भी हो चुका है इसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने जो करेक्शन लेना था वो ले लिया। काफी अच्छा सपोर्ट लेवल 130 रुपए का था, वहां से इसने रिवर्सल लिया है, तो मेरे हिसाब से एक नई एंट्री अगर किसी को लेना है तो बिल्कुल यहाँ पे ले सकते हैं 130 रुपए का स्टॉप लॉस से। किसी के पास पुराना है वो भी होल्ड कर सकता है 130 रुपए के स्टॉप लॉस से। मुझे ऐसा लगता है इसमें हमको बहुत ही जल्दी टारगेट कहीं ना कहीं 175 रुपए तक के लिए देखना होगा। करने की सलाह है, नया भी नई खरीदारी भी इस शेयर में कर सकते हैं, ऐसा रत्नेश जी का व्यू है। केरल से मोहन दास हमारे साथ है फोन पर। मोहन जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मैं पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में पूछना था। एक बात सर, कौन से शेयर के बारे में? एक पेट्रोनेट एलएनजी है, 250 रुपए का रेट है, नीचे। अच्छा, पेट्रोनेट एलएनजी, ठीक है जी जी, ठीक है। तो आपने कब लिए थे ये? एक साल भर को ऊपर हो गया सर। साल भर के ऊपर हो गया। भाव क्या था आपके जब आपने लिया था? तो ये मैंने लिया था कि मैं 240 रुपए में। 204 पर, ठीक है। 204 वाला 219 रुपए पर है, एक धीमी चाल है। गनीमत यह है कि ये शेयर मतलब नुकसान में फिलहाल नहीं है, लेकिन हमने देखा कि रेंज में ही ट्रेड किया, जैसे कि आप देख भी सकते हैं चार्ट को ना, बहुत ना तो बड़ी तेजी आई है शेयर में, ना तो बहुत बड़ी कभी मंदी आई, एक रेंज में मूव किया है। और चूंकि ग्लोबल लिंकेज है कहीं ना कहीं, एलएनजी को लेकर खबरें भी बहुत सारी आई हैं, तो चाल ऐसी कुछ खास रही नहीं है। पेट्रोनेट एलएनजी साल भर दे दिया गिरीश जी इस कंपनी को, और कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं है, मतलब अगर हम निफ्टी से तुलना करें तो शायद वही रिटर्न हम कह सकते हैं। लेकिन पेट्रोनेट जैसा शेयर जो कि छोटे साइज़ का है, अगर वो निफ्टी की चाल चले तो अच्छी बात नहीं है। क्या करना चाहिए, निवेशित रहें या फिर यहाँ से निकल जाएं? देखिए क्योंकि देखिए अगर ओवरऑल फंडामेंटल तौर पे देखा जाए तो शेयर्स में बहुत कोई अच्छा मूवमेंट नहीं दिखाई देता। वीकली या हम एनुअल रिपोर्ट्स भी देखें, तो इनके क्वार्टर नंबर्स भी देखें, एनुअल नंबर्स भी देखें, सब बहुत वीक आए हैं। पैड भी काफी रिड्यूस करा इन्होंने, एंड बहुत बड़ा कोई अच्छा एक्सपोनेंशियल एजेंडा भी नहीं किया कंपनी ने कि कोई बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि ये यहाँ से निकल जाए, क्योंकि बहुत स्लो मूविंग स्टॉक भी है, तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा ग्रोथ अगर अपॉर्चुनिटी हम ये देख रहे हैं कि 350 350 का लेवल कुछ हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल लग रही है। तो यहाँ से निकल जाए, कोई प्रॉपर स्टॉक में इन्वेस्ट करें, बहुत सारा ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है बाजार में। सर कौन सा है? गिरीश जी नाम ले लीजिए सर। या देखिए, मैं अगर क्योंकि ऑलरेडी हम आपके शोज में काफी बार इस बारे में बात भी कर चुके हैं, तो मुझे रियल एस्टेट अब भी अगले 2 क्वार्टर्स के लिए काफी अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है। तो रियल एस्टेट में डीएलएफ या ओगा रियलिटीज इसमें कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने इस बारे में फ्राइडे के दिन भी बात करी थी, डीएलएफ तब भी सजेस्ट करा ही था। आज भी ऑलमोस्ट डीएलएफ ऑलमोस्ट 2% ऊपर है। तो सजेशन तो ये है कि डीएलएफ को यहाँ से भी कैरी करके चल सकते हैं। 550 से 600 का लेवल दिखाई देता है अगले 6 महीने के टाइम। ठीक है, डीएलएफ रियल एस्टेट का दिग्गज डीएलएफ में आपको निवेश करने की सलाह दी जा रही है। आप पेट्रोनेट से निकल जाइए, एक बेहतर विकल्प आपके लिए ये होगा। कोलकाता से मौली का सवाल लेंगे, और ये सवाल आया है इंस्टाग्राम के जरिए। इनके पास एक क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज़ की 130 शेयर हैं 1330 रुपये के भाव पर। 1330 वाला शेयर हो गया 1401, और ये स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट की कंपनी है। ये 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी इनका है, और हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि स्पेशलिटी केमिकल वाली या फिर केमिकल एज अ होल भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आ रही है। और उस बाइंग की वजह ये है कि चूँकि चाइना पर जो निर्भरता थी वो थोड़ी सी कम हो रही है, तो उसका डोमेस्टिक कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है। एक्सपेंशन मोड में भी हैं, बहुत कैपेक्स की भी खबरें आई थी साल की शुरुआत में। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज़ का जरा टेक्निकल्स चेक कीजिए रत्नेश जी। 1330 की खरीद भाव है इनकी, और 1400 रुपये पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं और क्या सलाह होगी आपकी? ग्रीन लाइट साइड से हालांकि अभी किसी भी तरह का टेक्निकल स्ट्रक्चर में कुछ भी ब्रेकआउट नहीं है, इवन कि इसमें कंटिन्यू लोअर लोअर की एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, इनको मुनाफा मिल रहा है। तो मेरी तो सलाह ये रहेगी कि मुनाफा बांध ले, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता है कि 1425-30 के ऊपर इतनी जल्दी निकल पाएगा। वहाँ पे काफी बड़ा सप्लाई है इनको, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मुनाफा बांध ले, यहाँ पे जो भी मुनाफा इनको मिल रहा है।
ठीक है, मुनाफा वसूली की सलाह है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सवालों को शामिल करेंगे। हमारे पास व्हाट्सएप पर सवाल आया है इंदौर से प्रकाश जी का। इनके पास ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर्स हैं, 300 शेयर्स 875 पर इन्होंने लिया हुआ है और अभी अच्छा मुनाफा हो रहा है। बट इन्होंने जिस लेवल पर खरीदारी की थी, इन्होंने तो शायद और भी ऊपर के लेवल्स स्टॉक में देखे होंगे। 1400 के ऊपर के के पार भी ये स्टॉक गया था। उसके बाद थोड़ा नीचे भी आया ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का स्टॉक यहाँ पर। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अभी तो फिलहाल इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। बट गिरीश जी क्या सजेस्ट करेंगे? ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में थोड़ा नीचे आया ये स्टॉक, लेकिन आगे के लिए चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? और तेजी के लिए बने रह सकते हैं या फिर जो मुनाफा हो रहा है वो बुक करके निकल जाए? क्योंकि इनसे बात नहीं हो पाई हमारी, कब लिया था और कितने समय और दे सकते हैं स्टॉक को। बट आप चार्ट्स पर राय दीजिए, कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? देखिए, अगर ये जो रेट्स हैं, अगर ये हम ये मान के चलते हैं कि बेसिकली ये शॉर्ट टर्म्स के लिए कर रहे हैं, तो अगर शॉर्ट टर्म की कैलकुलेशन है तो मेरा सजेशन यही होगा कि ये एटलीस्ट अपना पार्शियल प्रॉफिट यहाँ से बुक करें। बिकॉज स्टॉक ओवरऑल नीचे इसलिए आया था क्योंकि उसने अपने जो Q1 के रिजल्ट थे और Q4 के रिजल्ट थे वो बहुत प्रॉमिसिंग डिलीवर नहीं कर रहे थे। पैट भी डिक्रीज करा है, प्रॉफिट भी रिड्यूस हुआ है। तो मेरा सजेशन ये है कि एक बार ये हो सकता है शायद और लेवल पे 1100, 1120, 1140 का एक लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट एक बार का पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें और 1100 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपने रेट बाइंग रेट से भी ज्यादा रेट का है। एंड अगर 1100 का लेवल आ जाता है, वो टूटता है, तो मुझे ये लेवल 970 और 1010 तक के भी दिखाई देते हैं। तो एटलीस्ट यहाँ से पार्शियल प्रॉफिट तो बुक करिए। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर आपको बेहतर राय। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले दर्शक पुणे से निखिल हमारे साथ जुड़े हैं। निखिल गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। हाँ गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास NBCC है 3948 के रेट से 371 क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी कितनी है? 371। ठीक है, तो 371 शेयर है इनके पास 39 रुपए के भाव पे। चलिए इस पर गिरीश जी बताएं क्या करना चाहिए? इनके भाव से लगभग 10 रुपए ऊपर इस वक्त स्टॉक का, आगे क्या नजरिया बनता है? देखिए, NBCC अभी वैसे भी फोकस में है क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गए हैं एंड काफी नए प्रोजेक्ट्स इनको मिल रहे हैं एंड इनका प्रोसेसिंग काफी स्ट्रांगली बिल्डअप हो रहा है। मेरा सजेशन तो है कि यहाँ पे ये होल्ड करें, बट एटलीस्ट 43.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लेवल 65, 67 और एटलीस्ट 80 तक के दिखाई देते हैं एक साल के टाइम फ्रेम के लिए। अगर एक साल होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। ठीक है, NBCC में बने रहने की सलाह है। हाल फिलहाल हमने देखा कि अच्छी तेजी भी आई है और चूंकि सरकारी कंपनी है, नवरत्न का स्टेटस है और ऑर्डर बुक इनकी ठीक ठाक है, तो आपके लिए निवेशित रहने की सलाह यहाँ पर है। बंगलुरु चलेंगे अब, वहाँ से मंजुला हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। मंजुला नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? जी मेरे पास ट्राइडेंट है 500 शेयर 35 रुपीज के भाव पे। मैं उसमें ऐड करूं या फिर और क्या, कितने दिन तक मुझे रुकना होगा? आपके पास जो खरीद है मंजुला, क्या आपने हाल फिलहाल 10-15 दिन पहले शेयर खरीदे हैं ये? जी अभी क्या खरीद भाव है ये? ठीक है, अभी क्या है? आपने निवेश के लिए लिए हैं या फिर क्या इरादा था आपका? लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म, ठीक है। गिरीश जी, ट्राइडेंट एक लंबे कंसोलिडेशन हम कहेंगे, उसके बाद अब ये निकलने की कोशिश कर रहा है उससे, और हम देख रहे हैं कि जो भी टेक्सटाइल वाली कंपनीज हैं, टेक्सटाइल जोड़ लीजिए, उसमें आप स्पिनिंग वालों को भी शामिल कर लीजिए, वहाँ पर थोड़ी बाइंग आ रही है। ट्राइडेंट भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है धीरे धीरे सही। हालांकि पुरानी चाल जिसको याद होगी कि सर्किट टू सर्किट ये शेयर चलता था, 60-65 के भाव हमने देखे थे, लेकिन आपको लगता है कि क्या उस दिशा में फिर से बढ़ रहा है ये? और समय अगर दें इसको 1-2 साल, क्या वो भाव लौट के आएंगे? देखिए, हम खुद देख रहे हैं, ये बात सही है कि गवर्नमेंट और स्पेंडिंग जितनी भी कंपनीज है या सेक्टर है ओवरऑल, उसमें काफी डेवलपमेंट आया है बिकॉज ओवरऑल पूरा इकोसिस्टम मार्केट डेवलप्ड हुआ है। एंड ट्राइडेंट अभी और मोमेंटम में रहेगा क्योंकि अगले आने वाले 6 महीने से लेकर 1 साल ट्राइडेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, स्पेशली सारी टेक्सटाइल कंपनीज के लिए अच्छा रहेगा। रिसेंटली हम फेस्टिवल सीजन पर हैं, उसके बाद स्कूल यूनिफॉर्म चालू हो जाएंगी, तो कहीं पे भी इन सब चीजों को बहुत डेवलपमेंट मिलता है एंड ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट भी डेवलप हो चुका है सारी टेक्सटाइल कंपनीज के लिए। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि इसको होल्ड करके रखें, एटलीस्ट 28 से लेकर 30 का एक स्टेक स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपने पोजीशंस को लेकर। यहाँ से 55 to 70 का एक लेवल जरूर दिखाई देता है 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम के लिए। बट ये जो है कि ये जो अपर सर्किट्स लगा करते थे, इसमें सर्किट टू सर्किट जैसे कि हम बात कर रहे थे, वो सिचुएशन थोड़ी सी मुझे मुश्किल लगती है। बट हाँ, स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप रहेगा।
ओके, तो ये है व्यू ट्राइडेंट पर। अब अगला सवाल ले लेंगे और व्हाट्सएप पर हैदराबाद से वेंकटेश्वर राव जी का सवाल हमें आया है। पहला सवाल है इनका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 500 शेयर्स इन्होंने 70 पर लिया हुआ था, जिस लेवल पर बार बार सभी एनालिस्ट राय दे रहे थे एंट्री करने की। अब उसके ऊपर भी आ चुका है ये स्टॉक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कुछ दिन पहले ही 93 का लेवल भी स्टॉक ने बनाया। यहाँ पर रत्नेश जी आप सजेस्ट करिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 93 के लेवल छूने के बाद थोड़ा नीचे आया है स्टॉक, मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, अभी भी बने रह सकते हैं, और अगर बने रहना है तो इनको स्टॉप लॉस भी सजेस्ट कीजिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। अभी भी किसी तरह की कोई वीकनेस किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी डेली वीकली मंथली किसी भी टाइम फ्रेम में नहीं दिखा रहा है, तो इसमें इनको बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस 85 रुपीज का लगा ले और ये स्टॉप लॉस से बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं। दूसरा सवाल इनका आईटीसी पर है। यहाँ पर भी इनको मुनाफा ही हो रहा है, 70 शेयर 324 पर लिया था। अच्छे गेंस यहाँ पर भी हो रहे हैं, बट ये स्टॉक भी ऊपरी स्तर से थोड़ा नीचे आया है। क्या करें आईटीसी पर? आईटीसी का भी स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। हालांकि इसका न्यूज जो था, न्यूज ड्रिवन जो चल रहा था वो इसके आउट हो चुकी है, पर इनके भी खरीदी भाव से भी काफी नीचे ही, तो इनको भी सजेशन है कि 430 रुपए का स्टॉप लॉस है, इसमें भी बने रह सकते हैं अभी। ठीक है, तो ये राय है आईटीसी पे आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। शंभू हैं कोलकाता से, इन्होंने ट्विटर के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। जमुना ऑटो के 100 शेयर इनके पास हैं, 110 रुपए के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है। चलिए गिरीश जी बताएं क्या करना चाहिए जमुना ऑटो में? देखिए जमुना ऑटो में ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी अभी बिल्डअप हुआ है, क्योंकि ये स्टॉक था जो एक रेंज में चल रहा था। 100 से लेकर 108 का जो एक रेंज था वो एकदम स्ट्रिक्ट हो चुका था, इसलिए अब इसने रेंज ब्रेकआउट करा है 112 रुपए के लेवल पर। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉप लॉस मेंटेन करें 111 रुपए का। 111 रुपए से ये होल्ड करके रखें। 122 125 के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली ये सेल आउट कर रही है पोजीशन को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिल्डअप नहीं रहता है। ये स्टॉक हमेशा इसी तरीके के रेंज में चलता है एंड वापस ये प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो वापस नीचे आ जाता है। तो एक 111 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 125 के टारगेट। 125 का टारगेट, 111 का स्टॉप लॉस। हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी रौनक है ऑटो इंसिलरी स्पेस में, खास तौर से। सुनील कुमार का सवाल लेंगे और ये सवाल भी आया है इंस्टाग्राम के जरिए। इनके पास है मदरसन सुमी के, यानी कि संवर्धन मदरसन के शेयर 102 रुपए के भाव पर 1500 शेयर हैं। 100 रुपए के पार निकला था। उम्मीद बंधी थी कि रफ्तार थोड़ी सी और तेज होगी, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं ये दायरे में था और उसके बाद उसे रिकवर किया। हालांकि इनके भाव से थोड़ा सा कम है ये, लेकिन रत्नेश जी क्या व्यू होगा आपका संवर्धन मदरसन के शेयर पर? 102 की खरीद है, इनके खरीद भाव से थोड़ा सा नीचे है तो थोड़े से परेशान होंगे ये। नहीं, मदरसन सुमी में अभी हालांकि बने रह सकते हैं। जरूर एक ऊपरी लेवल से थोड़ा सा करेक्शन जरूर हुआ, पर अभी भी एक थोड़ा कंसोलिडेशन फेस में जा रहा है ये। तो मुझे नहीं लगता अभी हालांकि किसी भी तरीके की बहुत जो बड़ी वीकनेस इसमें देखने को मिल सकती है। एक 90 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें लगाने की सलाह दूं हमें। ऊपर में टारगेट कभी भी जब ये 105 रुपए के ऊपर निकलेगा तो इसमें एक अच्छा टारगेट इनको देखने को मिलेगा 120 रुपए तक के लिए। तो वहां पे अपना मुनाफा बांध ले और 90 रुपए के स्टॉप लॉस से बच रहे। तो ये है व्यू संवर्धन मदरसन पर। अगला सवाल हमारे साथ राजस्थान से कैलाश जुड़ चुके हैं। कैलाश जी नमस्कार, किस टॉप पर सवाल है आपका, पूछिए। मैम नमस्कार, मेरे पास स्पाइसजेट 350 शेयर है 87 रुपीज भाव में। उसको क्या करना है? लॉन्ग टर्म 5 साल तक 87 तो पर है। ये लिया कब था आपने? 2020 में। 2020 में लिया था आपने? ओके। हाँ। तो समय तो लंबा दे चुके हैं, ऑलमोस्ट 2-3 साल का, लेकिन वहाँ से भी स्टॉक हम देख रहे हैं लगातार नीचे है। काफ़ी सारी दिक्कतें हैं ओवरऑल एविएशन सेक्टर में, की दिक्कतें से तो जूझ ही रहा है। बढ़ा हुआ कंपटीशन और क्रूड ऑयल का भी इम्पैक्ट हम देखते हैं इस सेक्टर में हमेशा बना ही रहता है। इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी से जुड़ी दिक्कतें हमेशा से ही कंपनी के साथ लगी रहती है। बट स्पाइसजेट क्या सुझाव देंगे यहाँ पर गिरीश जी? स्पाइसजेट में कोई फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है? 87 पर लिया था 2020 में, अब वहाँ से तो काफ़ी नीचे आ चुका है ये स्टॉक। कुछ उम्मीद है किसी तरह की रिकवरी की, बाउंस की, जहाँ पर ये निकलने की कोशिश करें? और नुकसान तो काफ़ी हो रहा है, कोई और स्टॉक आप उनको सुझा सकते हैं जिससे रिकवरी हो सके इनके नुकसान की? क्योंकि स्पाइसजेट में, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे थे कि लास्ट के 2 क्वार्टर्स में एयरलाइन सेक्टर्स को लेकर बहुत प्रेशर था। बहुत सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट नीचे के लेवल्स पे ही दिखाई दे रहे थे। अब धीरे धीरे चीजें थोड़ी बेटर हो रही हैं एयरलाइंस के अंदर, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो इन लोगों की प्रॉफिट भी काफी कैलकुलेशंस में रहती है।
तो अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा यही सजेशन रहेगा कि राइज ऑन सेल ही रहेगा। यहाँ पे 40-45 से 50 का एक लेवल दिखाई दे सकता है 1 से 1.5 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। वो लेवल पे एक बार का प्रॉफिट बुकिंग करें। अगर आज भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं तो कर लें। मतलब बेसिकली इसको प्रॉफिट बुकिंग तो क्या बोलेंगे, लॉस बुकिंग ही बोलेंगे, बट एटलीस्ट ये अपना पोजिशन को यहाँ से स्क्वायर ऑफ करें। बिकॉज इस लेवल पे जो इनकी बाइंग लेवल है ये आना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा अगले 1 से 2 साल के टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कुछ भी नहीं है इस कंपनी का। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि राइज ऑन सेल रहे। अगर इनको कहीं और पोजीशन पे सेल आउट पोजीशन पे स्विच करना है तो मेरा सजेशन अभी भी रियल एस्टेट सेक्टर को ही है। रियल एस्टेट सेक्टर्स में बहुत सारे स्टॉक्स है इंक्लूडिंग द डीएलएफ। आप वो पोजीशंस पे जाएं। एटलीस्ट 3 से 6 महीने का टाइम है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इस सेक्टर्स को। ठीक है, तो ये डीएलएफ पर नजरिया आता हुआ। और चलिए बढ़ते हैं आगे। शंकर हमारे अगले दर्शक हैं मुंबई से। शंकर नमस्कार, पूछें अपना सवाल। हाँ सर, मैंने IRFC के ना 2000 शेयर बाय किए 50 रुपए के भाव से। IRFC के ना? हाँ सर। कितने? 2000 शेयर है सर। कितने के लेवल पे लिया आपने? 50 रुपए के भाव से। ठीक है, क्या नजरिया आपका? शंकर। नहीं, आप कब तक रुक सकते हैं? 1 साल, 6 महीने या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म बता दो तो अच्छा रहेगा सर, 1, 2, 6 महीने, 5 महीने। ठीक है। रत्नेश जी बताएं, IRFC में क्या करना चाहिए? 50 के भाव पे इन्होंने लिया है, 2000 शेयर इनके पास है। थोड़ी सी खरीदी इनके ऊपरी स्तर की, क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है ये अपने निचले स्तर से। हालांकि पूरे रेलवे स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो इसमें भी इस तरह की वीकनेस तो नहीं शो करी। थोड़ा सा समय इनको ज्यादा देना पड़ सकता है मुनाफा आने में। तो मेरी तो राय यही है कि इसमें अभी बने रहे, और थोड़ा सा अगर इनके पास निवेश के लिए पैसा है, अतिरिक्त पैसा है, तो थोड़ा सा नीचे आता है कहीं पे भी 44 रुपए 43 रुपए के आसपास वहाँ पे एवरेज कर ले और एक स्टॉप लॉस लगा ले अपना 40 रुपए का। मुझे ऐसा लगता है कि वापिस से जब तेजी बनेगी इसमें, तो हमको अच्छी तेजी इसमें 70 रुपए तक के लिए देखने को मिल सकती है। तो अभी बिल्कुल बने रह सकते हैं। बने रहने की IRFC में सलाह। और अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा है तो आप इन लेवल पर और भी इसमें जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं। चलिए, करीब 60 अंक ऊपर और निफ्टी बैंक 129 अंक ऊपर। और बाजार को आज सपोर्ट मिल रहा है हम देखने की फार्मा स्टॉक से, क्योंकि सिप्ला सन फार्मा में हम तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स में M&M, मारुति, ये कुछ शेयर आज बाजार को स्ट्रेंथ देने काम कर रहे हैं। लेकिन असली जो शक्ति बाजार को मिल रही है वो दरअसल 3 स्टॉक से मिल रही है, जो 2 दिनों की कमजोरी के बाद आज तेजी का रुझान दिखा रहे हैं। L&T की बात करना चाहेंगे, क्योंकि L&T 2 दिन गिरा था, शेयर आज 1.5% मजबूत है। HDFC बैंक हालांकि 1% से थोड़ी सी कम की तेजी आज है, लेकिन 2 दिन ये शेयर भी स्लिप हुआ था। और इसके अलावा रिलायंस, जिसके की AGM पर नजर है, रिलायंस में 2 सत्र की थोड़ी सी कमजोरी के बाद आज संभलने की कोशिश है। हालांकि चूंकि AGM आज है, फोकस वहां पर होगा। AGM आने से जो ऐलान जो निकलेंगे वो कहीं ना कहीं रिलायंस की दिशा तय करेंगे और रिलायंस के साथ साथ बाजार का भी मूड बिगाड़ेंगे या फिर बनाएंगे, दोनों ही संभव है। वहां से क्या निकल के आता है इस पर निर्भर है। लेकिन रिलायंस की AGM में फोकस कहां पर होगा, क्या उम्मीदें हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित बताइए, हमेशा की तरह रिलायंस का AGM इस बार भी बहुत क्रूशियल, सबकी निगाहें मुकेश अंबानी पर होंगी। क्या ऐलान उम्मीद हम करके चल रहे हैं, क्योंकि जियो फाइनेंशियल को लेकर और टेलीकॉम को लेकर खास नजरें होंगी? बराबर 2 कंपनी, रिलायंस और जियो फाइनेंशियल सर्विस। हालांकि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस ऐसी भी काफ़ी म्यूटेड है इस बार के AGM से, बट इन सेक्टर्स के बारे में कुछ एक्सपेक्टेशंस आने की ऐसे एक्सपेक्टेशंस है, और अगर आ भी जाती है तो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है कंपनी की तरफ से। तो पहला टॉपिक है वैल्यू अनलॉकिंग। लास्ट ईयर चेयरमैन ने क्लियरली कहा था कि वो RIL के मार्केट कैप को डबल करना चाहते हैं 5 साल में। तो अगर मार्केट कैप को डबल करना चाहते हैं तो वैल्यू अनलॉकिंग काफ़ी क्रिटिकल होगा। और वैल्यू अनलॉकिंग कैसे हो सकता है? रिलायंस का जो 2 आर्म है, बड़े सबसे आर्म, रिटेल और टेलीकॉम, इसको अगर वो सेपरेटेड लिस्टिंग कर ले या इसमें कोई फंड रेज और अनाउंस हो जाए तो थोड़ा बहुत वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। उसके अलावा काफ़ी कम लोग ये जानते हैं कि RIL के भी रियल एस्टेट एक पोर्टफोलियो है। उनके पास करीब 8,250 एकड़ की लैंड है हरियाणा के झाझर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको भी लेकर अगर कोई अनाउंसमेंट, डेवलपमेंट प्लान्स अगर वो बता दे, कैसे उस लैंड को मोनेटाइज करना चाहते हैं ये बता दे, तो ये पॉजिटिव हो सकता है। अब जियो फाइनेंशियल की हम बात करें, जिसकी
हाल ही में लिस्टिंग हुई है, 4 दिन से लगातार सर्किट लगा है, आज सर्किट के बाहर है ये स्टॉक। तो इसके क्या बिजनेस प्लान है आगे जाके, क्या रोड मैप है इस कंपनी को ग्रो करने का, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ क्या ऑफिशियल लॉन्च डेट होगा इसके सर्विसेज का, ये अगर कंपनी ने अनाउंस कर दिया तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है कंपनी के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो न्यू एनर्जी बिजनेस जो है, अब RIL ने अपने एनुअल रिपोर्ट में ये कहा कि वो विलिंगली डबल कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अब 2020 में उन्होंने 75,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनाउंसमेंट किया था, बट अगर इसको वो डबल कर देते हैं तो किस तरीके से वो इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को यूटिलाइज करेंगे, ये जानना इंपॉर्टेंट होगा। आगे चल के क्या टाइमलाइंस है प्रोजेक्ट कमिश्निंग करने के और पोटेंशियल अर्निंग्स पोटेंशियल क्या है इन प्रोजेक्ट से, ये जानना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसी कमेंट्री भी अगर आ जाती है AGM से तो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है कंपनी के लिए। और आखिर में अगर हम देखें तो टेलीकॉम बिजनेस में अब वो 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर सकते हैं इस AGM में, और बट ये जो इस टाइम का जो 5G स्मार्टफोन लॉन्च होगा वो थोड़ा हायर एंड पे हो सकता है। पहले के जो फ़ोन्स थे वो काफ़ी लोअर एंड पे होते थे। इस बार का जो 5G स्मार्टफोन का लॉन्च का प्लान है वो करीब 10,000 के आसपास का होगा ये फ़ोन। तो ये फ़ोन अगर लॉन्च हो जाता है तो इसके साथ अगर 5G सेपरेट प्लान्स कंपनी ने अनाउंस किया तो वो एक पॉजिटिव हो सकता है। और उसी के साथ इस फ़ोन के लॉन्च के साथ कंपनी थोड़ा हायर एंड के सब्सक्राइबर को टारगेट कर रही है, तो ये भी टेलीकॉम बिजनेस के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये सारे सेगमेंट्स को लेके अगर आप देखेंगे तो जनरली अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड है, या इस सेगमेंट्स में अगर अनाउंसमेंट आ जाते हैं तो पॉजिटिव हो सकता है रिलायंस के लिए। ठीक है, शुक्रिया सौमित। तो बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर वैल्यू अनलॉकिंग को लेकर ग्रुप की तरफ से क्या डिटेल निकल के आते हैं इस पर फोकस ज़रूर रहेगा। लेकिन जियो फाइनेंशियल के बिजनेस कब शुरू होंगे, क्या उनके प्लान्स हैं, इसको लेकर नज़र रहेगी, क्योंकि जियो फाइनेंशियल हम देख रहे हैं कि डीमर्जर के बाद ये शेयर लिस्ट हुआ, 261 रुपये 85 पैसा इसका बेस प्राइस था। 4 दिन की लगातार लोअर सर्किट, उसके बाद 5वें दिन से थोड़े से संभलने के संकेत हमें आने लगे। हालांकि अभी भी 15 करोड़ के सेल ऑर्डर की बातचीत निकल के आ रही थी जियो फाइनेंशियल को लेकर। हालांकि आज भी 2% के आसपास की तेजी, 220 रुपये के आसपास के भाव इस शेयर के दिख रहे हैं। गिरीश जी, एक कमेंट आपसे रिलायंस पर भी चाहेंगे और एक जियो फाइनेंशियल पर भी। जियो फाइनेंशियल ये कहा जा रहा था कि बुक वैल्यू करीब करीब 185 रुपये के आसपास है, वहां तक अगर शेयर जाकर सेटल होता है तो शायद लेने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि वही एक फेयर प्राइस होगा, या फिर अगर स्थिरता के संकेत 1-2 दिन में आ गए अगर, तो ये भी ठीक है? देखिए, आज बिकॉज हम पहले भी बात वही कर रहे थे कि आज का जो स्टेटमेंट्स आते हैं उनके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा कि हम जियो फाइनेंशियल्स में आगे कैसे मूवमेंट्स करते हैं। हालांकि जियो फाइनेंशियल्स को लेके जो इनके पैरामीटर्स लेके आए थे कि हम ब्लैक रॉक के साथ कोलैबोरेशंस ऑलरेडी इन्होंने कर लिया है, अपार्ट फ्रॉम दैट और दूसरे फंड मैनेजर्स के साथ भी काफी कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। एसेट मैनेजमेंट की कंपनीज के लिए एक्सपेंशन प्लान लेके आएंगे, अप्रोक्सीमेटली कुछ 35 सिटीज के ऊपर स्टार्टिंग में शुरू करेंगे। तो ओवरऑल प्लानिंग तो सब बहुत अच्छी दिखाई है, बट आज का जो मैनेजमेंट कमेंट्री आती है उससे आई थिंक बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कैसे मूव करना है। रही बात लेवल्स ऑफ ज्वाइनिंग की, तो मुझे जो लेवल दिखाई देता है, जैसे कि मेरी पहले भी बात हुई, 200 से लेकर 205 207 तक के जो लेवल है वो मुझे अच्छे दिखाई देते हैं अगर किसी को भी लॉन्ग टर्म नजरिया रखना है जियो फाइनेंशियल के अंदर, क्योंकि बैकएंड बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग बैकएंड है, कैश रिच कंपनी है, फंडिंग को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के अंदर। ऑलरेडी क्लाइंट बेस, अगर हम रिलायंस और रिलायंस रिटेल का ही क्लाइंट बेस देखें तो ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है। तो यही क्लाइंट बेस को अगर फोकस में रख के कर सकते हैं तो डेफिनेटली जियो फाइनेंशियल ले सकते हैं। बट मेरा सजेशन अभी भी वही रहेगा कि इमीडिएटली किसी को कोई बाय नहीं करना चाहिए। एक बार मैनेजमेंट कमेंट दिया जाए, फिर क्या लेवल सामने आते हैं उसके ऊपर और नजर करें। ठीक है, मैनेजमेंट की कमेंट्री पर नजर रहेगी, उसके बाद ही रिलायंस में या फिर जियो फाइनेंशियल में कोई रणनीति बनाने की सलाह है। लेकिन रिलायंस के AGM के साथ साथ आज BPCL के AGM पर भी नज़र थी और कुछ कुछ कमेंट्स वहाँ से एजेंसीज के थ्रू हमारे पास निकल के आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। वो ये कि अगले 5 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए की कैपेक्स की योजना है। रकम बड़ी है, लेकिन कंपनी की जो साइज़ है उसके लिहाज से देखेंगे तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उत्साहजनक कोई चीज़ BPCL के AGM से निकल के आ गई हो। और ये भी कहा कि रिफाइनिंग और एनर्जी बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑलरेडी उसी कारोबार में है, रिफाइनिंग का कारोबार भी उनके पास है और मार्केटिंग वाला कारोबार तो खैर है ही BPCL के पास। तो कि ये चीज़ भी, हालांकि इसमें IOC के पास थोड़ा सा एज है BPCL के मुकाबले अगर हम रिफाइनिंग की बात करें तो, लेकिन BPCL मार्केट रिफाइनिंग वाले बिजनेस पर थोड़ा सा ये फोकस करेगी। एनर्जी बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा।
एनर्जी में कौन से बिजनेस को बढ़ावा देने की बातचीत की जा रही है, थोड़ा सा डिटेल्स निकल के आएंगे इस पर और आपको हम बातचीत इस पर हम जरूर करेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की तेजी और पिछले 2-3 सत्र से ये शेयर चलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ऊपरी स्तर से हमने इसको फिसलते हुए देखा था, करीब करीब 325 के आसपास का भाव था, घट के 350 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। तो बीपीसीएल को लेकर ये कमेंट्स एजीएम के हवाले से। चलिए ठीक है, इसके साथ ही इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। गिरीश जी, रत्नेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों की जवाब देने के लिए। फिलहाल पूजा, प्रशांत और मुझे दीजिए इजाजत।